गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने अभी आपको फ्यूचर्स बता रहा था। मैं 4 फ्यूचर मैंने बता दिए थे इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फिफ्थ पॉइंट है रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी के अंदर क्या है कि जो बल्क में जो पॉपुलेशन थी वो पुअर थी। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, ना रहने के लिए कोई जगह थी, ना कपड़े थे, और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ना कोई कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बिल्कुल नाम के कुछ नहीं था, लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत कम थी। इन 1948 द पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज मेयरली 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन वाज 53,596 किलोमीटर। पुक्का रोड्स हैज़ कवर्ड 155,000 किलोमीटर ओनली। इतना था बस बिफोर इंडिपेंडेंस। बहुत बेकार स्ट्रक्चर था, ना कुछ फैसिलिटीज़ दी। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, और मोस्टली हम जो डिपेंड रहते थे वो इम्पोर्ट्स पे रहते थे कि बाहर से ब्रिटेन से कुछ आएगा तब वो कोई भी काम स्टार्ट होगा। इम्पोर्ट्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट जो भी आता सब ब्रिटेन से आता था। आर्म्ड फोर्स जो भी हैविली मशीन्स थी तो वो भी सब ब्रिटेन से इक्विपमेंट थे। डिफेंस की इक्विपमेंट थे वे ब्रिटिश से आते थे, ठीक है ना। सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइकिंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल एक्सेट्रा यूज टू बी इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अब्रॉड सॉरी बाहर से आता था सब कुछ। लिमिटेड अर्बनाइजेशंस, और बहुत छोटे लेवल पे एक लिमिटेड एरिया में ही अर्बनाइजेशन था। अर्बनाइजेशन की जो यहाँ पर सिटीज़ होती थी, फैसिलिटीज़ होती थी, मोस्टली उस टाइम पे विलेजेस ज़्यादा थे, गांव ज़्यादा थे बेटा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइव इन विलेज। मोस्टली जो लोग थे वो विलेज में रहते थे। एंड इन 1940 ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन लाइव इन अर्बन एरियाज। 40% लोग ही शहरों में रहते थे उस टाइम पर, ठीक है, और सारे बाकी लोग कहाँ पर रहते थे? गाँव में। रूरल पॉपुलेशंस लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर्स, दे कंपाउंड देयर पॉवर्टी, ठीक है ना। और उनके बस जो रूरल एरिया का जो मेन एम्प्लॉयमेंट था वो एग्रीकल्चर था, सब लोग वही का वर्क करते थे, ठीक है ना, सब लोग वही वर्क करते थे। नेक्स्ट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ऑन द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल नॉर ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थी नहीं। हमारे यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी प्रेजेंट है? मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है ना बेटा। इट वाज ए मिक्स इकोनॉमी और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल बोल दो या फिर मिक्स इकोनॉमी, बात एक ही होती है। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ द feudalistic and capital modes of productions. Feudalist mode of production lead or low productivity, low production of the backwardness. बहुत ही प्रोडक्शन कम होता था क्योंकि जब रिसोर्सेज नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मशीन नहीं है तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है कॉलोनिकल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वाज ए कॉलोनिकल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इम्प्लाइज एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या एक्सप्लोरेशन करते थे हमारा? फर्स्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉर इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। मतलब जो भी आप बाहर से या मतलब हम अपना माल यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे, ठीक है ना। अरे ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हो आप तो वो उस पर भी हैवी उनके लिए फ्री होता था, ब्रिटेन वालों के लिए, ठीक है ना, कोई टैक्सेस नहीं होता था। इंडियन इकोनॉमी यूज्ड एज सोर्स रॉ मटेरियल्स। वही मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे और वहाँ पर उसको फाइनल गुड्स बना के यहाँ पर आकर उसको कॉस्टली उसमें बेच देते थे। एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिस्ट सो एज फोर्स टू देम क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज। मतलब उनको बंद करने के लिए फोर्स किया गया। दी लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है ना बेटा, या डिस्ट्रक्शन कर दिया गया। नेक्स्ट है हाँ ये रहा बेटा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इवन इंडिपेंडेंस। क्या कहता? एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहले लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, सब कुछ लो था। हेक्टर्स आउटपुट का भी लैंड जो आउटपुट आता था वो बिल्कुल बहुत लो था। बोथ द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटीज एक्सट्रीमली लो। लैक ऑफ रिसोर्सेस। देखो आप कंपेयर कर सकते हैं 1947 2018-19 में जो भी हेक्टेयर्स टन में था, वीट का जो था 660 था ओनली, राइट। और अब प्रेजेंटली कितना है? 3408
48, ठीक है ना बेटा, 408। राइस 665 और 2665 एंड टन्स में कितना हो गया 64 है ना, ये आप डेटा देख सकते हैं बेटा, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज़। एग्रीकल्चर जो हाई डिग्री अनसर्टेनिटीज़ है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मोस्टली हम डिपेंड रहते हैं रेनफॉल पर कि बारिश होगी, प्रोडक्शन होगा, या उनको मतलब कोई ट्यूबवेल वगैरह की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी, ठीक है ना। गुड रेनफॉल इम्प्लाइड फ्रॉम गुड आउटपुट। अगर अच्छी बारिश हो गई तो आउटपुट भी अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी। अगर बारिश नहीं है तो खेती भी बेकार होगी। यही एक मतलब अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्शन की जाती थी यही की जाती थी। डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज ए मीन्स ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोवाइड बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। सब्सटेंस, और ये चीज़ मैंने आपको 10th में पढ़ाई है, उसमें ज्योग्राफी में पढ़ाई है कि सब्सटेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव क्या होती है, ये सब वो होती है जो अब हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ आपको, SST के अंदर पढ़ाया हुआ है बेटा आपको, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, जो बेसिक नीड्स है उसके लिए करते हैं, और ये मोस्टली बैकवर्डनेस में पॉवर्टी डोमिनेटेड होती है। अगर आप कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सरप्लस होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन उस टाइम पर कहाँ रिसोर्सेज होते थे बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, Gulf between owner of the soils and tiller of the soil. Agriculture during the British Raj characterized by gulf between owner of the soil on one hand, tillers of the soil on the others. कहने का मतलब ये है कि the owners share the output, seldom hardly share the cost of production. They were mainly interested in maximum rental income. मतलब रेंट पे ले लेते थे उसको, उस पर फिर प्रोडक्शन करते थे, इस तरह से सब होता था वहाँ पर। स्मॉल फ्रेगमेंट इन होल्डिंग। लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स पीस हेयर एंड पीस देयर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मोस्टली लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक यार्डिंग, लो आउटपुट इज ए हाई कॉस्ट। पैसा ज़्यादा लगता था उस ज़मीन पर जो लैंड होती थी वहाँ पर, और जो आउटपुट होता था वो बहुत ही कम होता था, ये कहा गया इसमें। 6 पॉइंट है लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। वही जमींदारी वाला सिस्टम मैंने आपको बताया अभी पीछे भी कि जमींदारी वाले परमानेंट ओनर ऑफ द सोयल होते थे, जमींदार टू पे द टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर ऑफ द सोयल एज दे कुड, जो भी उनको लगता था। इम्प्लीकेशन रिवेन्यू सिस्टम्स, it lead to unlimited exploitation of the tiller of the soil by the zamindars. Rate of land revenue frequently raised by the zamindar, which is invention of the tillers of the soils. Tiller will reduce the status of landless laborers. उनको reduce, इनका जो status है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता था, ठीक है बेटा। लैंडलेस लेबर्स वर टिल्ली मेयरली गॉट सब्सटेंट वेजेस, ओनली उनको मजदूरी वगैरह मिल जाती थी, वही मिलता था उनको, ठीक है ना। सारा रिवेन्यूज़ जो था वो मोस्टली जमींदारी रख लेते थे क्योंकि वो उसके रियल ओनर थे। उन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टोटली निगलेक्ट, और एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट बिल्कुल शो नहीं हो रहा था। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर्स। फोर्स किया गया कि एग्रीकल्चर क्या हो जाए, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ रेफर टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ सेल्फ कंजप्शन टू कल्टिवेट टू द मार्केट, कि तुम खुद के लिए तो बना लेकिन उसको मार्केट में पहुँचाए। लेकिन क्या हुआ, मेंशन नीड टू मेड कैश क्रॉप फ्रॉम द कॉटन, जूट, शुगर केन, हाई डिमांड ऑफ मार्केट इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड फार्मर फोर्स टू शिफ्ट टू कॉमर्शियल क्रॉप्स, इंडिगो इन पर्टिकुलर्स फ्रॉम द subsistence crop like rice and wheat. Reason, indigo was required for the textile industries in Britain, denying bleaching of textile. The farmer were either forced to accept advance payment of cultivation indigo. It exposed the subsistence farming to uncertainties of market. हम एडवांस तो ले लेते थे, लेकिन जो मैंने बताया कि जो इंडियन एग्रीकल्चर्स है वो सिर्फ डिपेंड करता था कि वहाँ की अगर रेनफॉल अच्छा हुआ है तो आउटपुट अच्छा है, रेनफॉल नहीं हुआ तो आउटपुट बेकार है, ये सब होता था वहाँ पर। अर्लियर दे वुड ग्रो गेन देयर फैमिली कंजप्शन, नाउ दे नीडेड कैश टू बाय इट्स फ्रॉम द मार्केट, but they would seldom have cash owing to their mounting indebtedness. Consequently, perceptual indebtedness of the farmer, stagnation of farming, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता था, ना कोई इनकम होती थी, ये सब चलता रहा क्योंकि बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर्स, लो प्रोडक्टिविटी, हार्डी, ये सब ये आप देख लेना बेटा। चलो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है,
गुड बाय, टेक केयर। और आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं बेटा।